नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज़ के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज़ के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ की। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और मवेशियों को लेकर आज एक अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और अस्पतालों के पास से इनको हटाने के लिए कहा है। ऐसे में हमारी आज की सबसे पहली गुड न्यूज़ यही है और हमारी गुड न्यूज़ है बेसहारा जानवरों पर सुप्रीम निर्देश। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण आदेश दिया। कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेजों, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि इन जगहों से हटाए गए कुत्तों को किसी भी कीमत पर वापस वहां नहीं छोड़ा जाए, चाहे उन कुत्तों की नसबंदी ही क्यों न करनी पड़े। उन कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया गया है। सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। आवारा कुत्तों के अलावा कोर्ट ने सड़क पर घूमते आवारा मवेशियों को भी हटाने के लिए कहा है। कोर्ट ने सभी स्टेट और नेशनल हाईवे से इन मवेशियों को हटाने का आदेश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रही है दिल्ली से हमारी संवाददाता सृष्टि ओझा। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने देश भर में सभी स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस डिपो, रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन के बाद भी अगर आवारा कुत्तों को उन्हें इन जगहों पर वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उन्हें शेल्टर होम में ही रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि इन जगहों पर अगर आवारा कुत्तों को फिर से छोड़ा जाता है तो फिर इस आदेश का औचित्य नहीं रहेगा। यह आदेश इन जगहों पर कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। कोर्ट ने इन जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने की जिम्मेदारी स्थानीय अथॉरिटीज पर डाली है। साथ ही कोर्ट ने इन सभी संस्थानों से कहा है कि वो इन सभी जगहों पर सर्वेलेंस रखने के लिए नोडल ऑफिसर्स नियुक्त करे। नोडल ऑफिसर ये सुनिश्चित करे कि इन जगहों पर आवारा कुत्ते ना रहें और ना ही नए कुत्तों की एंट्री हो। इन डायरेक्शंस का किस तरह पालन किया जा रहा है, उसके लिए सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को अपना जवाब अब कोर्ट के सामने दाखिल करना होगा। देश के स्वतंत्रता आंदोलन की धुन रहे वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं और इस खास मौके पर शहर शहर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज यही है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम के वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का धूमधाम से आगाज किया गया। राष्ट्रभक्ति, एकता और समर्पण की अद्भुत गूंज रहे वंदे मातरम गीत के लिए पूरे साल देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन लिखा था और बाद में ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के एक अंश के रूप में साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में प्रकाशित हुआ। ये गीत बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम भी करता रहा। देश भर में वंदे मातरम की गूंज है, हर दिल में उमंग है, हर आंख में गर्व की चमक है, क्योंकि आज वही गीत हर जुबान पर है जिसने आजादी की लड़ाई में करोड़ों भारतीयों को एक सूत्र में पिरोया था। वैसे तो कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब भारत देश के हर नागरिक की जुबान पर वंदे मातरम शब्द न हो, क्योंकि ये केवल भारत माता की वंदना भर नहीं है, बल्कि इससे देशभक्ति की सबसे पावन भावना भी जाहिर होती है। लेकिन आज का दिन इस मायने में खास क्योंकि आज हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं।
बता दें कि प्रख्यात बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। बंकिम चंद्र ने इसकी रचना अक्षय नवमी के पावन अवसर पर 7 नवंबर 1875 को की थी। सबसे पहले ये गीत बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुआ। बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे 1882 में प्रकाशित अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। वंदे मातरम महज एक साहित्यिक रचना, किसी कवि की कविता या तुकबंदी से बुना हुआ आम गीत नहीं है, बल्कि ये वो खास तराना है जिसने भारत की आजादी और स्वतंत्रता संग्राम के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों और राष्ट्र निर्माताओं को प्रेरित किया और ये देश में जन जागरण की धुन बन गया। इसका ऐसा असर हुआ कि ये गीत ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों की एकता की पहचान बन गया और 19वीं सदी के अंतिम दौर और 20वीं सदी की शुरुआत में वंदे मातरम बढ़ते भारतीय राष्ट्रवाद का नारा बन गया। वंदे मातरम कहता है, अबला के नमाए तबले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी वंदे मातरम, वंदे मातरम। अर्थात अपार शक्ति धारण करने वाली भारत मां, संकटों से पार भी कराने वाली और शत्रुओं का विनाश भी कराने वाली है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति स्वरूपा नारी मानने का ये विचार, इसका एक प्रभाव ये भी हुआ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्त्री पुरुष सबकी भागीदारी का संकल्प बन गया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिखे जाने की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज से देश में साल भर चलने वाले विशेष कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से राष्ट्रीय गीत स्मरण उत्सव की शुरुआत की और इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट और विशेष सिक्का भी जारी किया। दिल्ली समेत पूरे देश में वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर खास उत्सव मनाया गया है। लोगों ने वंदे मातरम का सामूहिक गान किया। स्कूल्स में छात्रों ने एक साथ वंदे मातरम गीत गाया। 1.5 सदी पूरी होने के बाद आज भी वंदे मातरम की धुन हर देशवासी के दिल में धड़कती है। मातृभूमि के प्रति गौरव, प्यार और इसकी रक्षा की भावना सबके मन में है, जिसे कायम रखने की प्रेरणा वंदे मातरम से मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली से पदयात्रा की शुरुआत कर दी है। हिंदू एकता और सामाजिक समरसता के लिए निकाली गई ये पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक जाएगी। बाबा की इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में उनके भक्त और अनुयायी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में आज की तीसरी गुड न्यूज भी यही है, समाज के लिए बाबा बागेश्वर की यात्रा। दिल्ली के छतरपुर से वृंदावन के बीच 10 दिनों तक चलने वाली इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हो रहे हैं। पदयात्रा के पहले दिन यात्रा में शामिल भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। छुआछूत की करो विदाई हम सब हिंदू, छुआछूत की करो विदाई हम सब हिंदू। हाथों में हनुमान जी का ध्वज और जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों के साथ दिल्ली की सड़कों पर उमड़ी हजारों की भीड़। ये भीड़ उस पदयात्रा का हिस्सा है जिसकी अगुवाई बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। जय सिया राम, हरे हरे, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। दरअसल बाबा बागेश्वर के नेतृत्व में सनातन एकता पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में बाबा के भक्त और श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। ये पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन धाम तक जाएगी। इस पदयात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। 10 दिनों में हमको
एक बात याद रखना है, बालाजी का मिलन बांके बिहारी से हो रहा है, यमुना मैया का मिलन वृंदावन वाली यमुना जी से हो रहा। माया और शक्ति की नगरी से यह यात्रा माधव और भक्ति की नगरी वृंदावन तक जाएगी। पद यात्रा की शुरुआत दिल्ली के छतरपुर के कात्यायनी माता मंदिर से हुई और इसका समापन वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में होगा। पद यात्रा के दौरान भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हाँ जाएंगे, पूरे वृंदावन तक जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में चल रही इस पद यात्रा का मकसद हिंदुओं को एकजुट करने, जातिवाद मिटाने और राष्ट्रवाद की चेतना जगाना है। शुक्रवार से शुरू हुई दिल्ली से वृंदावन तक बाबा बागेश्वर के नेतृत्व में शुरू हुई पद यात्रा का समापन 10 दिनों के बाद 16 नवंबर तक होगा। ये यात्रा 3 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसमें दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल है। करीब 150 किलोमीटर की इस पद यात्रा में हर दिन 15 किलोमीटर तक की यात्रा की जाएगी। इस यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने का अनुमान है, जिसमें साधु संत भी शामिल हैं। पद यात्रा के जरिए लोगों तक एकता और सामाजिक समरसता और धार्मिक सद्भाव का संदेश पहुंचाने की कोशिश है। सनातन हिंदू एकता यात्रा दिल्ली से वृंदावन के बीच निकाली जा रही है और यह यात्रा धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में निकाली जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। और इससे पहले दिल्ली में एक सभा आयोजित की गई है, जिसको कई संत संबोधित कर रहे हैं और बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री भी संबोधित कर रहे हैं। हम आपको वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिसकी चारों तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है हजारों की संख्या में 50,000 से अधिक लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इस पद यात्रा को लेकर दिल्ली में खास इंतजाम किए गए हैं। सड़कों के किनारे सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है और वहां पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने मार्ग पर यातायात प्रबंधन, आपातकालीन मेडिकल कैंप और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की है। यात्रा के शुभारंभ समारोह में मंच पर कई गणमान्य साधु संत मौजूद थे। संत समाज के साथ मंच से यात्रा की शुरुआत करते हुए आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनकी यात्रा राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। इस पद यात्रा के जरिए कुछ प्रमुख संकल्प लिए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत समाज में सामाजिक समरसता की स्थापना करना, देश को गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बनाना, यमुना नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाना, प्राचीन वृंदावन की स्थापना करना और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य निर्माण करना शामिल है। यह अपने जीवन काल की हम दूसरी पद यात्रा कर रहे हैं। प्रेम वाली बात, हमको तो केवल हिंदुओं में जागृति चाहिए। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है। हमें भारत भव्य बनाना है, हमें भारत दिव्य बनाना है। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हम इस देश में काष्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहते। श्रद्धालु इस यात्रा में सुगमता से शामिल हो सके, इसके लिए रूट मैप और प्रमुख पड़ावों की सूचना पहले ही सार्वजनिक कर दी गई है। आशुतोष कुमार, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और अब बात बीएसएफ के जांबाजों की। आगरा में बीएसएफ के शूरवीरों ने मोटरसाइकिल पर हैरतअंगेज करतब दिखाकर लोगों का दिल जीत लिया। खास बात यह है कि बाइक पर बीएसएफ की वीरांगनाओं ने भी अद्भुत कारनामे पेश किए। हमारी आज की चौथी गुड न्यूज भी यही है। बीएसएफ जांबाजों का राष्ट्रीय एकता संदेश। राष्ट्रीय एकता सप्ताह के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में बीएसएफ के जांबाजों के प्रदर्शन ने लोगों को रोमांचित कर दिया। गुरुद्वारा गुरु के ताल परिसर के बाहर हुए इस शो में बीएसएफ के जवानों ने बाइक पर अद्भुत संतुलन और साहस का परिचय दिया। करीब 70 जवानों की बीएसएफ बाइक राइडिंग टीम, जिसमें महिला राइडर्स भी शामिल थी, ग्वालियर से आगरा पहुंची। कार्यक्रम की शुरुआत जवानों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ की। इसके बाद एक से बढ़कर एक स्टंट ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। किसी जवान ने बिना हैंडल पकड़े बाइक चलाई तो कई जवानों ने एक ही बाइक पर सवार होकर संतुलन बनाए रखा। महिला राइडर्स ने भी साप्ताहिक करतब दिखाकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। और अब बात एक ऐसे अनोखे सेब की जिसकी कीमत हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है। दरअसल ये बेशकीमती सेब बेहतरीन हीरों और कीमती जवाहरातों से बना है। ऐसे में हमारी 5वीं गुड न्यूज भी यही है।
बेशकीमती हीरो का मेल, 10 करोड़ का सेब। मुंबई में गोल्ड मैन के नाम से मशहूर रोहित मिसाइल के पास हीरे जवाहरातों की अद्भुत कारीगरी के नमूने हैं और ये सेब सबसे खास है। इस सेब की कीमत 10 करोड़ है। छोटे से बेशकीमती सेब में बहुमूल्य हीरे जड़े हुए हैं, जिससे इसकी चमक किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। इस सेब को दुनिया की जानी मानी लेबोरेटरी वर्ल्ड इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने सर्टिफिकेट दिया है, जिसके मुताबिक इस एप्पल में 18 कैरेट के 29 ग्राम गोल्ड के 9 कैरेट से ज्यादा वजन के हीरे हैं। इस खास सेब का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सकता है। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे ने इस कीमती सेब के मालिक रोहित मिसाल से बात की। रोहित सर, क्या वजह है कि भाई इतने रुपए से आपने इतना छोटा सा सेब बनाया, क्यों लाया इसे? ये एक वर्ल्ड्स रेयरेस्ट डायमंड है विच इज इन पिंक कलर और एक बुद्धिस्ट पेंटिंग के लिए इसे मैंने बनाया है। ये 18 कैरेट की एक एप्पल है जिसमें ये हीरे इसमें हमने इंसर्ट किए हुए हैं और वर्ल्ड के ये IGI जो लेबोरेटरी है वर्ल्ड इंटरनेशनल, तो इसने इसे मतलब मान्यता दी है और आज ये इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन रिकॉर्ड ऑफ बुक्स में आज ये शामिल है। तो ये हम एक बुद्धिस्ट पेंटिंग में लगाने वाले हैं टू शो कंपैशन एंड लव एंड हार्मनी। तो इस पेंटिंग का सब्जेक्ट ही ये होने वाला है। मतलब ये जो आपने सर्टिफिकेट्स दिखाए हैं, इनका ये मानना है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मान्यता है इसकी और बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं इस सर्टिफिकेट पर, और इस सर्टिफिकेट के अनुसार इस जो सेब की कीमत है, एप्पल की कीमत है, जो डायमंड से बना है, सोने से बना, उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। अच्छा, तो मुझे अब ये बताएं कि भाई क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा? अभी तो खैर मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो इसकी एक विनय महावग्गा की इसकी एक बुद्धिस्ट पेंटिंग होगी एंड ये थाईलैंड के रॉयल पैलेस में जाएगा और उसकी एक बहुत अच्छी हमें कीमत मिलने वाली है। बेचेंगे मतलब आप? जी 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 जी। और उसे हम हमारे भारत के ही उद्योग में लगाएंगे ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। शादी और अन्य सामुदायिक समारोह में शराब परोसे जाने को लेकर उत्तरकाशी में एक गांव की महिलाओं ने अनोखी पहल की। महिलाओं ने शराब पिलाने वालों पर सख्ती बरतते हुए उनके खिलाफ भारी जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। हमारी आज की छठी गुड न्यूज़ भी यही है कि शादी में शराब पिलाई तो 51,000 का जुर्माना। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के ग्राम लुदाडा के लोगों ने एक ठोस और साहसी कदम उठाया है। गांव की पंचायत ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, अब किसी भी शादियां समारोह में शराब परोसी गई तो उस पर 51,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस कार्यक्रम में शराब परोसी जाएगी उसमें कोई भी ग्रामवासी शामिल नहीं होगा। दरअसल उत्तरकाशी के लुदाडा गांव की महिलाओं ने आयोजनों में शराब परोसे जाने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए तय किया है कि शादी विवाह समेत धार्मिक कार्यक्रमों में शराब नहीं परोसी जाएगी। सभी की सहमति से तय किया गया है कि अगर किसी भी परिवार के यहाँ विवाह और अन्य कार्यक्रमों में शराब का सेवन या फिर इसकी कोई शिकायत उन तक पहुंचती है तो ग्रामवासी इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही परिवार पर 51,000 रुपए का जुर्माना दंड के तौर पर लगेगा और ऐसे परिवार का पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। मैंने आज अपनी ग्राम सभा में की सहमति से एक बैठक रखी गई। इस बैठक में मैंने अपनी ग्राम सभा में नशा मुक्त कराने के लिए महिलाओं से और भाइयों से, बहनों से यह सुझाव लिया। सभी सहमति और महिला मंगल दलों से भी और सभी के सम्मान से, सभी के कहने से मैंने अपनी ग्राम सभा में नशा मुक्त कराने के लिए सभी को सहमत कराया। परिवार शादी विवाह में शराब परोसेगा और उस पर 51,000 जुर्माना लगेगा, ये सभी का निर्णय है, सभी ग्रामवासियों का निर्णय है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, तो वहीं पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ा रही हैं। ऐसे में हमारी आज की 7वीं गुड न्यूज़ यही है, पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में सर्दी की आहट। कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी हुई है और तापमान गिरा है। ऐसा ही आलम उत्तराखंड में भी है, वहां भी ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात हुआ है। वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भी भारी बर्फबारी ने मौसम बदल दिया है।
ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अब वहां हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। दिल्ली में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। आलम यह है कि सुबह और शाम में अच्छी खासी ठंड महसूस की जा रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से ठंडी हवाएं दिल्ली की रातों को सर्द बना रही हैं। अगर पहाड़ों में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहा तो फिर मैदानों में ठंड और बढ़ सकती है। तो ये थी 7 बजे की 7 गुड न्यूज। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।